कभी सोचा है कि आज़ादी से पहले हमारे देश के किसान आखिर क्यों और कैसे अपने हक के लिए लड़े? चलिए आज उन ऐतिहासिक किसान आंदोलनों की दुनिया में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन जबरदस्त संघर्षों के पीछे की असली वजह क्या थी। तो आज हम कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले विद्रोह की उस चिंगारी को समझेंगे जिसने सब कुछ शुरू किया। फिर बंगाल और पश्चिमी भारत के संघर्षों को देखेंगे। इसके बाद गांधीवादी युग पर नजर डालेंगे, कुछ नई दिशाओं और विवादों को जानेंगे और अंत में इन सभी संघर्षों की विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, कहानी शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से दबाव थे, वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने किसानों को उठ खड़े होने पर मजबूर कर दिया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो चिंगारियां कौन सी थी जिन्होंने पूरे देश में विद्रोह की एक ऐसी आग भड़का दी। देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं थी। असल में ये तीन बड़ी वजहों का एक कॉम्बिनेशन था। एक तरफ जमींदारों का जुल्म, दूसरी तरफ अंग्रेजों की नीतियों ने हमारे उद्योगों को तबाह कर दिया और ऊपर से सरकार के कानून भी हमेशा किसानों के खिलाफ ही होते थे। इन सब ने मिलकर किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी थी। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं बंगाल की तरफ। बंगाल जो इन शुरुआती और बड़े विद्रोहों का सेंटर पॉइंट था। देखते हैं वहां क्या हुआ। और यहीं पर हुआ नील विद्रोह। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक लड़ाई थी जहां पहली बार हजारों किसान एक साथ आए और उन्होंने यूरोपीय बागान मालिकों को सीधी चुनौती दी। और यहाँ की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी जबरन खेती। मतलब किसानों के पास कोई चॉइस ही नहीं थी। उन्हें नील उगाने पर मजबूर किया जाता था, जिससे उनकी जमीन तो बंजर हो ही रही थी, साथ ही उन्हें दाम भी इतने कम मिलते थे कि वो कर्ज में डूबते जा रहे थे। सोचिए, एक तरफ पेट भरने का सवाल था और दूसरी तरफ ऐसी खेती जो उन्हें और गरीब बना रही थी। और जानते हैं, इस आवाज को लोगों तक पहुंचाने में कला ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया। दीनबंधु मित्र का एक नाटक था नील दर्पण। इसने किसानों के दर्द को स्टेज पर ऐसा दिखाया कि पूरे समाज में हलचल मच गई। नील विद्रोह की कामयाबी ने एक नया रास्ता दिखा दिया था। अब पावना में किसानों ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने जमींदारों के खिलाफ लड़ने के लिए कानूनी दांव-पेच का इस्तेमाल किया, एक यूनियन बनाई और शांति से अपनी लड़ाई लड़ी। बंगाल के बाद अब कहानी का रुख मुड़ता है पश्चिम भारत की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ। लेकिन यहाँ लड़ाई का चेहरा थोड़ा अलग था। देखिए, यहाँ सिस्टम थोड़ा अलग था। रैयतवाड़ी सिस्टम था, यानी किसान अपना टैक्स सीधे सरकार को देते थे। तो यहाँ किसानों का सामना किसी बागान मालिक या जमींदार से नहीं, बल्कि सीधे सीधे सरकार और उन साहूकारों से था जो इन सरकारी नीतियों का फायदा उठा रहे थे। जरा सोचिए, एक झटके में लगान 50% बढ़ा दिया गया, ऊपर से फसलें भी खराब हो गई, तो किसानों के पास अब क्या ही बचता। वो बिल्कुल बर्बादी की कगार पे पहुंच गए थे। ऐसे में किसानों ने एक बड़ा ही अनोखा हथियार निकाला, सामाजिक बहिष्कार। मतलब पूरे गांव ने मिलकर साहूकारों से हर तरह का लेना देना बंद कर दिया। ना कोई उनसे सामान खरीदेगा, ना कोई उनके लिए काम करेगा। ये बिना हिंसा के एक बहुत बड़ा प्रहार था। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एंट्री होती है महात्मा गांधी की और उनके साथ आता है अहिंसक प्रतिरोध यानी सत्याग्रह का विचार। 1917 से लेकर 1928 तक का जो दशक था वो बहुत ही अहम था। चंपारण, खेड़ा, बारदोली, एक के बाद एक बड़े आंदोलन हुए और यहीं से किसानों की लड़ाई देश के आज़ादी की लड़ाई का एक मजबूत हिस्सा बन गई। और इस सिलसिले की शुरुआत हुई बिहार के चंपारण से। यहाँ भी मुद्दा वही पुराना था, नील की जबरन खेती। और यहीं पर गांधी जी ने पहली बार सविनय अवज्ञा का बड़ा प्रयोग किया। वहां पर एक सिस्टम चलता था जिसे कहते थे तिन कठिया प्रणाली। मतलब शोषण का एक पूरा का पूरा जाल बुना हुआ था, जिसे गांधी जी ने सीधे चुनौती दी और आखिरकार इस सिस्टम को खत्म करवाकर ही माने। अब खेड़ा और बारदोली को देखिए, दोनों की कमान सरदार पटेल के हाथ में थी। और मजे की बात यह है कि उन्होंने एक ही हथियार, टैक्स नहीं देंगे वाले अभियान को 10 साल के अंदर और बेहतर बनाया और ज्यादा संगठित किया और किसानों को शानदार जीत दिलाई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आजादी जैसे जैसे करीब आ रही थी, ये संघर्ष और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। इसमें नई विचारधाराएं जुड़ रही थीं और नई मुश्किलें भी। तेभागा और एका आंदोलन, ये दोनों दिखाते हैं कि अब लड़ाई सिर्फ गांधी जी के तरीकों तक ही सीमित नहीं रह गई थी। नए नेता, नई पार्टियां, नई रणनीतियां सब सामने आ रहे थे।
और फिर आता है मोपला विद्रोह, जो इतिहास का एक बहुत ही जटिल चैप्टर है। इसे लेकर दो अलग अलग नजरिए हैं। एक कहता है कि ये मुस्लिम किसानों का हिंदू जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के आर्थिक शोषण के खिलाफ विद्रोह था, तो दूसरा नजरिया इसे एक सांप्रदायिक रंग देता है और कहता है कि ये आंदोलन अपने रास्ते से भटक गया था। तो इन सारे अलग अलग आंदोलनों, अलग अलग जगहों की कहानियों को देखने के बाद आखिर में हम क्या कह सकते हैं? इन सब में कॉमन क्या था? वो कौन सा एक धागा था जो इन सबको जोड़ता था? लीडर भले ही कोई भी हो, तरीके कुछ भी हों, पर निशाना लगभग हमेशा इन तीन पर ही था: यूरोपीय बागान मालिक, जमींदार और सरकार की दमनकारी नीतियां। लड़ाई हमेशा शोषण के खिलाफ थी। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इन सभी संघर्षों को देखने के बाद वो कौन सी एक सबसे बुनियादी समस्या थी जिससे किसान बार बार जूझ रहे थे? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये आज भी उतना ही जरूरी है और हमें न्याय और सम्मान